हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में आज आप लोगों को हिंदी भाषा से संबंधित इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके सामान्य परिचय के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि परीक्षा कंटेंट की दृष्टि से जो है ये हिंदी भाषा का इतिहास हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो ज़्यादातर जो है आप लोगों को जो चीज़ें यहाँ से बताई जाएंगी वो एग्जाम कंटेंट ही रहने वाली है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी जो है भाषा शब्द जो है ये संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। अब ये भाष धातु, ये धातु क्या होता है? तो धातु जो होता है वो हमेशा मूल भाषा में होती है। धातु जो होती है हमेशा मूल भाषा में होती है, आप इतना ध्यान दीजिएगा। और जब मूल भाषा की बात आएगी तो संस्कृत जो होती है वो मूल भाषा होती है। तो ये भाष जो है, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। और भाष का शाब्दिक अर्थ होता है, भाष का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या कहना या व्यक्त करना, विचार व्यक्त करना, किसी चीज को जो है व्यक्त करना या बोलना या कहना, अपने विचार व्यक्त करना, इस भाष धातु का मतलब होता है। भाषा वाक्यों से होता है, वाक्य जो है शब्दों से होता है, और शब्द जो होता है वो मूल ध्वनियों से बनते हैं। भाषा वाक्यों से और वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनता है। तो अतः जो है वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियां ही भाषा के प्रमुख अंग हैं। वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियां, ये सब जो है भाषा के प्रमुख अंग हैं। अब जैसे बात किया जाए अगर कि हमारे शरीर के प्रमुख अंग क्या होते हैं, जिससे हमारी सारी प्रक्रिया शरीर की चलती है, तो हाथ पैर सर जितने भी चीजें हैं वो हमारे प्रमुख अंग हैं। वैसे भाषा के प्रमुख अंग जो होते हैं वाक्य होते हैं। बिना वाक्य का कोई भाषा नहीं होता है, बिना शब्द का कोई भाषा नहीं, इमेजिन ही नहीं कर सकता। तो इस तरीके से वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियां ही भाषा की प्रमुख अंग हैं। अगर अब बात की जाए भाषा के रूप, भाषा के रूप की बात की जाए तो भाषा के तीन रूप होते हैं। भाषा के तीन रूप होते हैं। नंबर एक, मौखिक, मौखिक भाषा। नंबर दो, लिखित भाषा। नंबर तीन, सांकेतिक भाषा। ज्यादातर लोग जो है दो ही भाषा को मानते हैं, केवल मौखिक और लिखित। ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग ज्यादातर विद्वान नहीं मानते हैं, लेकिन जनरली इसको जो है माना जाता है कि मौखिक, लिखित और सांकेतिक ये तीन भाषा हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण या अक्षर होती है। लेकिन अगर मौखिक की बात की जाए तो मौखिक जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है, वो ध्वनि होती है। मौखिक की जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि होती है, और लिखित की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण या अक्षर होती है। लेकिन अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वो वर्ण या अक्षर ही होती है। तो दोस्तों मौखिक, जैसे आपको पता है मौखिक भाषा ओरली जो हम किसी चीज से कुछ पूछते हैं, लिखित भाषा में किसी चीज को लिख कर जब हम व्यक्त करते हैं, और सांकेतिक भाषा में सांकेतिक, जैसे गूंगे बहरे ये सब जो है जो अपनी चीजें बोलते हैं संकेत के माध्यम से बताते हैं, वो सब चीजें होती है सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब बात की जाए अगर वर्ण की, वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण। वर्ण क्या होता है? ध्वनियां होती हैं, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण की बात पहले हम आप लोगों को पूरा विधिवत बताएं अगर, तो इसमें जो है आप एक प्रक्रिया देखिए। ये ध्वनि सबसे छोटी इकाई होती है, इसके बाद वर्ण या अक्षर आता है, वर्ण या अक्षर। आप इसको नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षर के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद पद आता है, पद के बाद वाक्य आता है, वाक्य के बाद अन्वृत्ति, अन्वृत्ति। अब देखिए ध्वनि क्या होता है, जब किसी प्रकार की ध्वनि निकलती है और पी पा चीचा जो हान वगैरह होती है, चीजें या कोई चीज ध्वनि होती है, मुख से निकली हुई कोई ध्वनि, जब तक वो लिखी नहीं रहती है, लिखी नहीं जाती, तो उसी को ही ध्वनि कहते हैं। और अगर वर्ण की बात की जाए, ये ध्वनियां जो निकलती है मुख से, ध्वनियां जो मुख से निकलती है, इन्हीं की अगर लिखित रूप को बोला जाएगा तो वो वर्ण बोला जाएगा। ध्वनियां जो निकलती है मुंह से, अगर उसी को हम लिख दिया जाए या लिखित रूप को ही क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो वर्णों का सार्थक क्रम, सार्थक क्रम की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अगर वर्ण जो है, वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे वो शब्द कहलाता है। अगर हम जैसे का, म, ल, कमल है, ये अलग अलग वर्ण, एक दो तीन वर्ण मिलके का प्लस म प्लस ला मिलके ये शब्द बनाते हैं। अगर इसी को पहले माँ कर दिया जाए, प्लस का प्लस ला,
कि मकल कोई शब्द नहीं होता है, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा। अतः कमल एक सार्थक या निश्चित क्रम में दिया गया इसे शब्द कहते हैं। अब पद की बात की जाए कि पद किसे कहते हैं, और एक चीज और जानिएगा कि शब्द को ही भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। शब्द को ही भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। अब बात की जाए पद की, तो पद क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन करता है। तो पद जैसे कमल खिलता है, कमल खिलता है, कमल खिलता है, ये एक हो गया वाक्य। लेकिन इसमें पद कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो जैसे कमल हो गया, ये एक शब्द हो गया, खिलता है ये भी एक शब्द हो गया। लेकिन जब यही शब्द वाक्य के रूप में लिखे जाते हैं तो एक एक शब्द को हम एक पद बोलते हैं, इसे भी एक पद बोलते हैं। अब कमल अगर अलग से लिखा है तो ये शब्द है, लेकिन यही कमल अगर वाक्य में लिखा है तो इसे पद बोला जाएगा। खिलता अलग पद हो गया, तो कमल खिलता है मतलब जितने भी या अच्छे कमल खिलते हैं, तो अच्छे भी एक पद हो गया। तो कुल मिला के वाक्य में जब कोई शब्द लिखा जाता है, वो शब्द का अलग क्रम शब्दों के रूप में उसे जब व्यक्त कर दिया जाता है तो उसे ही पद कहते हैं। और वाक्य वाक्य जो होता है वो शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को, जैसे ये पूरा एक समूह है, ये वाक्य कहलाता है। अब बात आती है अन्वत की। तो अन्वत क्या होता है, जब पूरा एक पैराग्राफ लिखा जाता है, पैराग्राफ पूरा लिखा जाता है तो पैराग्राफ पे जितनी लाइनें होती हैं, इन पंक्तियों के सारे समूह को ही अन्वति कहते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है, एक पैराग्राफ या अनुच्छेद में जितनी पंक्तियां होती हैं, इन पंक्तियों के सार्थक समूह को, इन पंक्तियों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, अन्वति। तो इस तरीके से आपने देखा, तो ये सब भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द होती है, और पूर्णतम इकाई वाक्य होती है। लघुत्तम इकाई शब्द और पूर्णतम इकाई वाक्य होती है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ। दोस्तों आइए अब देखते हैं हिंदी भाषा के प्रादुर्भाव की बात करते हैं। तो हिंदी भाषा का जो प्रादुर्भाव होता है वो 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव वो कितने ईस्वी के आसपास माना जाता है, तो 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और हिंदी भाषा जो है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय भाषा परिवार। अब ये भारोपीय भाषा परिवार क्या है, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, इसे हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा भी बोलते हैं। हिंद यूरोपीय भारोपीय भाषा मतलब दोस्तों पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं, और 3000 भाषाएं मात्र 13 या 16, कुल 13 या 16 परिवार हैं, जिनमें से एक परिवार है भारोपीय भाषा परिवार, या इसी को हिंद यूरोपीय भाषा परिवार कहते हैं। और हमारी हिंदी जो है इसी से आती है। अगर बात की जाए हिंदी, तो हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी भाषा का जन्म अगर पूछा जाए तो ये संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है। अगर हिंदी भाषा का जन्म से पूछा जाए तो ये संस्कृत के सिंधु शब्द से हुआ है। संस्कृत के सिंधु शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। सिंधु शब्द से जो है ये हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। और दोस्तों इसका सबसे पहला प्रयोग ईरानियों ने किया था, या ईरान के निवासियों ने किया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति की बात की जाए तो हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति जो है ये सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो होता है वो राजस्थानी हिंदी या पश्चिमी हिंदी आती है। और अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अपभ्रंश को हिंदी की जननी अपभ्रंश को ही कहते हैं। अभी आगे इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन आप इतना ध्यान दीजिएगा कि हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, इसे संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है। इसका सबसे पहला प्रयोग ईरानियों द्वारा किया गया था, ईरान के निवासियों द्वारा। एग्जाम में तीनों चीजें आपसे पूछ सकता है। और हिंदी जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश की जो है मूल उत्पत्ति मानी जाती है। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, और अपभ्रंश को ही हिंदी की जननी कहते हैं। अब इतनी चीजें आपने देखा, अब आपको जो है भारतीय आर्य भाषा के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप उसको पूरा ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद भारतीय आर्य भाषा काल, भारतीय आर्य भाषा काल की बात की जाए तो इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। भारतीय आर्य भाषा काल को सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, प्राचीन भारतीय आर्य
भाषा काल, और दूसरा होता है वो मध्यकालीन, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। तीसरा होता है वो आधुनिक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। दोस्तों इन तीनों का जो डिवीजन होता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल ये जो होता है, ये 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चलता है, 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चलता है, 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल ये 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है, अब तक 1000 ईस्वी से अब तक चल रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। तीनों आर्य भाषा काल का आप जो है डेट याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, मैच करने को दे सकता है। तो इसके बाद अब जो है हिंदी भाषा का विकास क्रम अगर हम देखा जाए, हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समझ लीजिए आप लोग, पूरा एग्जाम के कंटेंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा का विकास क्रम सबसे पहले आपका आता है संस्कृत, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी आता है, हिंदी। दोस्तों संस्कृत भाषा इसे देववाड़ी या उपभाषा या देवभाषा भी बोला जाता है, इसी संस्कृत को आदजन्नी भी बोला जाता है। और पाली भाषा जो होती है ये बौद्ध धर्म की भाषा थी, गौतम बुद्ध ने इसी भाषा में जो है शिक्षाएं अपनी दी थी। प्राकृत भाषा ये जैन धर्म की भाषा थी, इसी भाषा में जो है महावीर स्वामी ने शिक्षाएं दी थी। पाली भाषा जो होती है, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, ये पाली भाषा में जो है सारे इस तरीके से जो है उपदेश जो है दिए गए थे, जो पाली भाषा के उपदेश थे। अब जैसे अपभ्रंश की बात हो गई, तो अपभ्रंश जो होता है ये बिगड़ा हुआ रूप होता है, हिंदी की बिगड़े हुए रूप को ही अपभ्रंश कहते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये अपभ्रंश और हिंदी के बीच एक और कड़ी काम करता है, जिसे अवहट्ट बोला जाता है, अवहट्ट, अवहट्ट। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है अवहट्ट। अवहट्ट जो है कुछ विद्वान अवहट्ट को अपभ्रंश का ही रूप मानते हैं और अपभ्रंश का ही रूप होता है। उसके बाद अपभ्रंश के बाद हिंदी जो आती है, ये आधुनिक हिंदी के रूप में जो लिखा जाता है, जो बोला जाता है, वो आधुनिक हिंदी है। ये बिगड़ा हुआ रूप होता है, अपभ्रंश जो होता है ये बिगड़ा हुआ रूप होता है। प्राकृत जैन धर्म जो बोला गया था उससे संबंधित था, पाली बौद्ध धर्म का संबंधित था, और ये देववाड़ी इसे बोला जाता है। संस्कृत को आदिजन्नी या देववाड़ी या देवभाषा के रूप में या आर्य भाषा के रूप में जाना जाता है। इतनी चीजें आप जान लिए। अगर अब बात की जाए हिंदी की, तो हिंदी पूरे विश्व में जो है दोस्तों, विश्व के जो सबसे 10 ज्यादा बोले जाने वाली भाषाएं हैं, उनमें सबसे प्रथम पे अंग्रेजी है, उसके बाद चीनी भाषा मंदारिन है, फिर अपना हिंदी जो है वो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। और हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं। अब जैसे आपको कमल लिखना हुआ, कमल, चलिए लिखिए, बाएं इधर हो गया, दाएं इधर हो गया। सबसे पहले आप का लिखेंगे, देखिए बाएं से दाएं जा रहे हैं, मल का मल, मतलब बाएं से दाएं, ये बाएं हो गया दाएं, तो बाएं से आप दाएं जा रहे हैं, तो हिंदी जो लिखी जा रही है ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जा रही है। ये देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है बाएं से दाएं, देखिए आप का जो है बाएं पढ़ रहा है, उसके दाएं माँ पढ़ रहा है, फिर ला पढ़ रहा जाती है। और देवनागरी लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो देवनागरी लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है, ये भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। और अगर बात की जाए खड़ी बोली हिंदी भाषा में, तो खड़ी बोली को ही जो है हिंदी भाषा का मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है, मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली। और खड़ी बोली को ही कौरवी भी कहा जाता है, खड़ी बोली को ही कौरवी कहा जाता है, कौरवी। और खड़ी बोली को कौरवी नाम जो है
वो राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है। खड़ी बोली को राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया था। अब इसके आगे भी कुछ चीजें हैं, वो भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब इसके आगे आप लोग देखेंगे तो हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बोलियां क्या होते हैं, उपभाषाएं किसे कहते हैं। 5 उपभाषाएं हैं जिसमें राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी होती है। राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी, उसके बाद पश्चिमी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, फिर बिहारी हिंदी और इसके बाद पहाड़ी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। इन्हीं के अंतर्गत सारी बोलियां आती हैं। ये जो 18 बोलियां हैं, इन्हीं के अंतर्गत 18 जो है वो आते हैं। इनको मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां होती हैं। एक छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। एक छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। और इनमें कोई साहित्य की रचना नहीं होती है। और जिनमें जो है एक बृहद क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा होती है और जिनमें साहित्य की रचना होती है तथा उस क्षेत्र का विकास हो जाता है, उसे उपभाषा कहते हैं। उसे उपभाषा कहते हैं। इतना आप ध्यान दीजिएगा। तो बोली और उपभाषा में इतना ही फर्क है। एक और क्वेश्चन बनता है, तो हिंदी जो होती है वो वियोगात्मक, वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। इतना आप ध्यान दीजिएगा। हिंदी के बारे में पूछता है कि कैसी भाषा है, तो वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। जबकि संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत संयोगात्मक होती है। ये हिंदी की बात की जा रही है। और अंग्रेजी भी वियोगात्मक ही होती है, लेकिन आपको यहाँ पे हिंदी देखना है। और संस्कृत की बात की जाए तो ये संयोगात्मक होती है। संस्कृत जो होती है ये संयोगात्मक होती है। इतना आप ध्यान दीजिएगा। और ये वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा होती है। हिंदी भारत की राजभाषा बन चुकी है या राजकाज की भाषा है। ठीक है। और इसको जो है 24 सितंबर 1949 को, 24 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। राजभाषा, इसे राजकाज की भाषा कहा जाता है। 14 सितंबर 1949 को। और इसी 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस भी मनाते हैं। और जबकि विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो 10 जनवरी 1974, 10 जनवरी 1975, ये 75 डेट याद रखिएगा। 10 जनवरी 1975, इसी में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और इसी 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाने लगा। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस के बारे में, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में, इसके सामान्य परिचय के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम के फैक्ट्स बताए। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा इसके आगे मैं आपको वर्णमाला, वर्ण विचार या हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां, इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। और एग्जाम कंटेंट के साथ प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें ना पढ़नी पड़े, जो जरूरत की चीज़ें वहीं पढ़नी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।